ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने स्पेस और टाइम को जन्म दिया। इस घटना को हम कहते हैं बिग बैंग। ये एक ऐसी घटना थी जिसके होने के चांसेस सिर्फ 1 in 10 to the power 123 थे। बिल्कुल ना के बराबर चांसेस होने के बाद भी ये घटना घटी और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई। लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मर मूवी का एक कैरेक्टर लॉकडाउन का एक डायलॉग सुना होगा, मैं जिस भी आकाश गंगा में गया तुम सब प्रजातियां एक सी निकली। तुम समझते हो तुम ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हो। कितने बेवकूफ हो तुम। ये डायलॉग बिल्कुल रियलिटी पे बेस्ड है। हम इंसान शुरुआत से ही खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स का सेंटर आपके सर के बिल्कुल ऊपर है? और क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनिवर्स का तो कोई सेंटर ही नहीं है? इस यूनिवर्स के सेंटर को ढूंढने की क्यूरियोसिटी शुरू होती है 3rd सेंचुरी BCE से। उस वक्त इंसानों के पास ना तो टेलीस्कोप थे, ना ही स्पेस स्टेशन और ना ही हबल जैसी टेक्नोलॉजी। उन लोगों के पास सिर्फ एक चीज थी, आसमान, और उस आसमान में टिमटिमाते तारे, जो उस वक्त के इंसानों की इमेजिनेशन को फ्यूल करते थे। अब इंसान नेचुरली एक इगोइस्टिक प्राणी है। हमारी सोच हमेशा ये होती है कि हम सबसे ज्यादा खास हैं, और अगर हम सबसे ज्यादा खास हैं तो ऑब्वियसली हम ही सेंटर होंगे। और इसी वजह से सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कंक्लूजन यही था कि अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है। और ऑनेस्टली उनके लिए बात लॉजिकल भी बनती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि सभी तारे, सूरज और चांद हमारे आसपास घूम रहा है। हर दिन सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में डूबता है, मतलब ऑब्वियस है कि सूरज हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। और सबसे बड़ा रीजन था हमारा ईगो। हम सोचते थे कि हम सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। तो भाई अगर हम सबसे ज्यादा स्पेशल हैं तो सेंटर भी हम ही होंगे ना। अब आते हैं कुछ एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स पर। ये लोग अपने जमाने के इंटेलेक्चुअल थे जिन्हें हम आज के साइंटिस्ट के इक्वल मान सकते हैं। ऑफ कोर्स उस वक्त साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी सोच के अकॉर्डिंग थ्योरीज दी। जैसे कि एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही सेंटर है। उनके हिसाब से चांद, सूरज, प्लैनेट्स और बाकी सारा यूनिवर्स एक सीरीज ऑफ क्रिस्टल स्फीयर से बना है जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। अब क्योंकि ये थ्योरी उस वक्त के लोगों के ईगो को सेटिस्फाई कर रही थी, इसीलिए इस थ्योरी को सबने सपोर्ट किया। फिर आए एरिस्टार्कस, एक ग्रीक फिलोसोफर जिन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग क्लेम दिया, अर्थ सेंटर नहीं है बल्कि सूरज सेंटर है और अर्थ उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये बेसिकली एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, लेकिन उस टाइम के लोगों ने कहा कि पागल हो गया क्या, इतनी बड़ी पृथ्वी छोटे से सूरज के सामने घूमेगी। ऐसा बोलकर उस वक्त के लोगों ने एरिस्टार्कस को सीरियसली नहीं लिया और अर्थ सेंट्रिक मॉडल कंटिन्यू रहा। एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था टॉलेमी, उन्होंने अपनी किताब एलमेजस में जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया। प्लैनेट के लूप्स यानी कि एपिसाइकल्स, तारों के क्रिस्टल स्फीयर्स सब एकदम मैथमेटिकली फिट किए और ये मॉडल इतना पॉपुलर हुआ कि अगले 1400 साल तक यूज किया गया। सो बेसिकली अर्थ को यूनिवर्स का सेंटर बनाने का आइडिया इतना डीपली रूटेड था कि इंसानों को अपना ईगो तोड़ने में मिलेनियम लग गए। फिर आते हैं निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने कहा कि भाई अर्थ नहीं बल्कि सूरज ही सोलर सिस्टम का सेंटर है। और ये दुनिया के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि आप खुद ही सोच कर देखो, बचपन से लेकर अब तक आपको सिर्फ यही बताया गया है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल हो, और एक दिन कोई आकर बोले कि नोप, आप कोई स्पेशल नहीं हो, बल्कि आप भी उन 8 बिलियन लोगों में से एक हो जो कि खुद को स्पेशल मानते हैं। और फिर धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बढ़ी और गैलीलियो, केपलर, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने प्रूव कर दिया कि अर्थ बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। हम बस एक छोटे से प्लेनेट में रहते हैं जो कि एक एवरेज स्टार के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जब 20th सेंचुरी में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो साइंटिस्ट को समझ आया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब सवाल ये था कि अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट से एक्सपेंड हो रहा होगा, मतलब इसका कोई सेंटर तो होगा ना, राइट? अब यहाँ पर शुरू होती है सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन। अभी भी काफी सारे लोग ये समझते हैं कि बिग बैंग एक धमाका था जो कि एक स्पेसिफिक जगह पर हुआ, लेकिन देखो रियलिटी बिल्कुल अलग है। क्योंकि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन इन स्पेस नहीं था, बल्कि बिग बैंग था एक्सप्लोजन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बलून है और उस बलून के सरफेस पे तुमने डॉट्स बनाए। अब जैसे ही तुम उस बलून में हवा भरोगे, हर डॉट एक दूसरे से दूर जाएगा, लेकिन बलून का कोई सिंगल सेंटर नहीं होता उसके सरफेस पे। वही हुआ हमारे यूनिवर्स के साथ भी। इस बलून को तुम यूनिवर्स कंसिडर कर सकते हो और इन डॉट्स को गैलेक्सीज। जिस तरह से हवा भरने की वजह से डॉट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी कॉस्मिक इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन की वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बलून का कोई सेंटर नहीं है, वैसे ही यूनिवर्स का भी कोई सेंटर नहीं है। एक्चुअली हर जगह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि आप ही सेंटर हो, क्योंकि यूनिवर्स का एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कोई सेंटर नहीं है तो कम से कम एक एज तो होगा ना। आंसर इसका भी बहुत सिंपल है, यूनिवर्स का कोई एज भी नहीं है। अब इसे एक एग्जांपल से समझो। अर्थ एक स्फीयर है। अगर आप सीधा चलते जाओगे तो आपको कोई एज नहीं मिलेगा, बल्कि आप घूमकर वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। यूनिवर्स भी बिल्कुल इसी तरह से फाइनाइट बट बाउंडलेस हो सकता है।
और अगर वो इन्फानाइट है तो फिर तो वैसे ही सेंटर और एज की बात ही बेकार हो जाती है। ये आइडिया ह्यूमैनिटी के ईगो पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। पहले हम सोचते थे कि अर्थ सेंटर है, फिर सूरज को सेंटर बना दिया और अब पता चला कि सेंटर तो कोई है ही नहीं। चलो हमें इस बारे में तो पता लग गया कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है। अब इस जर्नी के अगले चैप्टर पे चलते हैं। जैसे ही बिग बैंग हुआ वैसे ही कॉस्मिक इन्फ्लेशन और कॉस्मिक एक्सपेंशन की वजह से हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। मतलब एक्सपेंशन हर जगह हो रहा है, इसलिए यूनिवर्स का कोई भी यूनिक सेंटर नहीं है। और इस एक्सपेंशन का प्रूफ मिला हमें एडविन हबल के ऑब्जर्वेशन से। 1920s में हबल ने गैलेक्सीज की लाइट को स्टडी किया और देखा कि ज्यादा दूर वाली गैलेक्सीज ज्यादा फास्ट हमसे दूर जा रही हैं। और इसी चीज से एक लॉ बना जिसे हम हबल्स लॉ कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे ही बिग बैंग हुआ वैसे ही एक सेकंड के ट्रिलियंथ हिस्से में यूनिवर्स का अनइमेजिनेबल फास्ट एक्सपेंशन हुआ। और ये कैसे पॉसिबल हुआ इसके बारे में आज भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। अभी के जमाने में भी इस एक्सपेंशन के बारे में सब कुछ क्लियर नहीं है। साइंटिस्ट ने एक्सपेंशन रेट यानी कि हबल कांस्टेंट को अलग अलग मेथड से मेजर किया और रिजल्ट्स मैच ही नहीं हो रहे। अगर आप लोकल गैलेक्सीज को मेजर करके कैलकुलेट करोगे तो एक्सपेंशन की स्पीड फास्ट लगती है, और अगर आप CMB का डेटा यानी कि बिग बैंग के बाद का स्नैपशॉट यूज करोगे तो एक्सपेंशन की स्पीड स्लो लगती है। दोनों ही रिजल्ट्स कांस्टेंट नहीं है और इसी चीज को कहते हैं हबल टेंशन। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हम यूनिवर्स का कितना हिस्सा देख पाते हैं? मैं यहाँ पर आपसे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहा हूँ जैसे कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम एक्चुअली कितना देख पाते हैं। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर बता देना। देखो, हम सिर्फ वहीं तक देख पाते हैं जहाँ से लाइट के पास हम तक पहुँचने का टाइम था। मतलब बिग बैंग के बाद जितना वक्त हुआ है उतने टाइम में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करके हम तक पहुंची है, हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं। और यूनिवर्स की एज है 13.8 बिलियन ईयर्स। अब जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम सिर्फ 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक ही देख पाते हैं, राइट? रॉन्ग। असल में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस लगभग 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है और डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स का। इसके पीछे रीजन ये है कि जब लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया था, मतलब जब लाइट हम तक आ रही थी, तब यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड भी तो हो रहा था ना। तो जहाँ से लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया था वो जगह अब बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है, इसलिए हमें ऑब्जर्वेबल रेडियस ज्यादा दिखता है। और इसी वजह से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सबके लिए अलग है। और अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सबके लिए अलग है तो उसका सेंटर भी सबके लिए अलग है। अगर आप खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानो तो वो टेक्निकली गलत नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर कोई एलियन एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बैठा है तो उसके लिए सेंटर वो होगा। और यही पॉइंट सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब लोग कहते हैं कि हम ही सेंटर हैं। हाँ, आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हो सकते हो बट एंटायर कॉस्मोस का सेंटर नहीं हो सकते। इसलिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है और ना ही कोई एज है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तो हर इंसान, हर एलियन, हर ऑब्जर्वर अपने आप में ही एक सेंटर है। इसी सेंस से आप खुद को भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर मान सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है और इसी पैराडॉक्स की वजह से यूनिवर्स हमेशा फैसिनेटिंग रहेगा। ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।